क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला था, उसको लगाने के लिए पूरी प्रक्रिया चलाई गई? ये कहना है ममता बनर्जी जी का, मेरा नहीं। ममता बनर्जी जो कि वहाँ के सीएम हैं, इन्होंने कहा अगर हम एसआईआर नहीं मानते, नहीं करवाते तो राष्ट्रपति शासन लग जाता। और ये राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी प्लानिंग में थे गृह मंत्री जी। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पश्चिम बंगाल में 70 लाख वोट कटे हैं और कितने कटने की संभावना है, और इससे डेमोग्राफी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, चुनाव प्रक्रिया में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है पश्चिम बंगाल में, इसको देखेंगे। साथ ही साथ में और कहां कहां पर संभावनाएं हैं जिससे लग रहा है कि वोटर लिस्ट और ज़्यादा सुरक्षित और संरक्षित हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख पाओगे आर्टिकल्स वगैरह, वेस्ट बंगाल जो है एसआईआर ने एक्सपोज कर दिया है मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ देखने को मिला है, यहाँ पर यह भी बातें सामने आ रही है कि वहाँ पर एसआईआर को सही तरीके से होने भी नहीं दिया जा रहा है। मतलब कोशिश की जा रही है एसआईआर प्रक्रिया सही तरीके से ना हो। और तो और 2200 ऐसे समथिंग बूथ है, 2208 के आसपास के बूथ ऐसे हैं जिसमें ये देखने को मिला है कि 2003 से लेकर आज तक कोई संख्या घटी ही नहीं है। मतलब आप समझो कि चुनाव आयोग ने यहाँ तक कह दिया कि ये बूथ कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं भाई, बताओ हम लोग भी खाएं भाई। 23 साल हो गए पिछले एसआईआर के और 23 साल बाद भी वहाँ पर कोई संख्या घटी नहीं, कोई लोग मरे ही नहीं। तो अब इन बूथों की अच्छे तरीके से फिर से जांच करने के आदेश हैं। इसके अलावा बहुत सारे बीएलओज पर ये भी लग रहे हैं कि वो दबाव में हैं बहुत ज़्यादा सरकार के, क्योंकि अल्टीमेटली बीएलओ कोई चुनाव आयोग का अधिकारी नहीं होता है। बीएलओ जो बनाए जाते हैं वो लेखपाल हो गए या जो बीडीओ हो गए या फिर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई, आशा कार्यकर्ता हो गई, टीचर्स हो गए स्कूलों के, यही सब बीएलओ बनाए जाते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहता है भाई, उनको सैलरी वगैरह तो स्टेट गवर्नमेंट ही देगी, केवल चुनाव प्रक्रिया तक वो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं। तो आरोप ये लग रहे हैं कि इन अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और दबाव बनाकर ये कहा जा रहा है कि नाम न काटो, जैसी लिस्ट है वैसे ही रहने दो। तो इस सब चीज़ों को देखेंगे। इसी बीच इनका एक बड़ा बयान आया ममता बनर्जी का कि एसआईआर जो है ये अमित शाह की चाल है, अगर हमारी सरकार इसे नहीं मानती तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी थी, यानी अनुच्छेद 356 लगाने की तैयारी थी, जिसके तहत सरकार वहां पर गिरा दी जाती, विधानसभा भंग हो जाती और राज्यपाल के हाथों में पावर आ जाती। तो अगर ये होता तो बदनामी तो होती ही ममता बनर्जी की। फिर अगले 6 महीने में जब चुनाव होता तो फिर ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा उसको मुद्दा बनाती बीजेपी, और फिर वहाँ पर इनकी सरकार दोबारा हो सकता है ना आती। अब इस पर चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। चुनाव आयोग को शक हो गया है ये 2208 जो अमर बूथ हैं वो कौन से हैं। पश्चिम बंगाल के एसआईआर में बहुत सारी अजूबी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। आप उनमें से कुछ देखिए नजस्मा, जैसे ये एक वोटर आईडी है, इसमें देखिए केकेआर नाइट राइडर्स के नाम से, फादर या हस्बैंड का नाम है केकेआर नाइट राइडर्स, मीना बेगम यहाँ पर कार्ड होल्डर हैं। केकेआर नाइट राइडर्स कौन है? कोलकाता नाइट राइडर्स, आप जानते हो कि आईपीएल की एक टीम है केकेआर, तो जो पिछली बार जीती भी थी, है ना। इस बार तो खैर नहीं जीत पाई, लेकिन पिछली बार विजेता बनी थी। तो केकेआर नाइट राइडर्स ये हस्बैंड का नाम है ना, मीना बेगम के। तो ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं। उसके बाद 2208 बूथों पर पता लग रहा है कोई मृत्यु ही नहीं हो रही है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से ये पता लगा है कि लगभग 70 लाख वोटरों के नाम कटने वाले हैं। देखो कैसे पता लगता है कि अब इतने वोटर कटेंगे या इतने वोटर्स हट गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया में यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में होता क्या है, बीएलओज को फॉर्म दिए जाते हैं कि ये फॉर्म है और ये फॉर्म की ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन से पहले जाओ घर घर जा करके सभी को फॉर्म दो और फिर उनसे फॉर्म भरवा करके कलेक्ट करके दोबारा वापस लेकर आओ। ये प्रक्रिया होती है। अब बीएलओ को जितने होते हैं उसमें पूरा लिस्ट होती है जितने की, तो उनके द्वारा जब बीएलओ के द्वारा जब जाते हैं फॉर्म देने, फॉर्म देकर के गए, जितने फॉर्म बटे और कुछ दिन के बाद जब वहाँ फॉर्म भरवा करके उनसे वापस लेने की बात आती है तो पता चलता है कि यहाँ से इतने फॉर्म मिले, यहाँ से फॉर्म मिले ही नहीं, या फिर कहीं गए गांव के गांव खाली हो जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो ऐसी भी स्थिति आ रही है। पता लग रहा है कि यहाँ पर पहले 50 घर थे, जब बीएलओ फॉर्म दे करके गए, उसके बाद फिर बीएलओ जब जा रहे हैं तो पता लग रहा है कि वहाँ पर 2 ही घर बचे हैं, बाकी सब गायब, वो फॉर्म लौटे नहीं। तो कितने फॉर्म लौटे नहीं
इससे भी पता चलता है कि भाई अब वो लौटे नहीं है तो मतलब वो कटेंगे डेडलाइन के पहले अगर लौटे नहीं, या फिर कितने लोग आईडी नहीं दिखा पाए, कितने लोग जो हैं, बहुत लोग उसमें ऑनलाइन भी करते हैं, तो कितने लोग ऑनलाइन किए हैं तो वो संख्या उसमें घटती है, ऑब्वियस सी बात है घटेगी ऑनलाइन की, लेकिन कितने लोग जो हैं अपनी आईडी नहीं दिखा पाए, अपना उसमें लिस्ट जो आती है बाप दादाओं की उनको नहीं दिखा पाए, 2003 की लिस्ट में मैच नहीं करा पाए। तो ये सब चीज़ों से पता चलता है कि कितने वोट कटेंगे। तो अनुमान अभी तक ये आ गया है कि भाई 70 लाख से ज़्यादा वोट कट गए हैं। कुछ और भी हैं जिनकी तलाश जारी है, हो सकता है और भी वोट कटे। तो बीएलओज के द्वारा ये सब चीज़ें चेक की जा रही हैं। अच्छा, अब बीएलओ ठीक से काम कर सकें इसके लिए जो विभिन्न पार्टियां हैं वो भी अपने अपने स्तर पर बीएलए तैनात कर रही हैं। वो बीएलए देखते हैं बीएलओ ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ वो भी देखते हैं कि उस गांव में अगर उनका वोट है तो उस सबका वोट मिले, उनको सबका वोटर लिस्ट में नाम चढ़े, ये इंश्योर करते हैं। यूपी में अगर आप देखोगे तो यूपी में जैसे एसआईआर चल रहा है प्रक्रिया, तो अखिलेश यादव जो कि मुख्य विपक्ष हैं, तो यहाँ पर इन्होंने हर एक बीएलओ के साथ बीएलए भी नियुक्त किए हुए हैं। तो बीएलए भी जो है वो जा करके हर जगह पर देख रहे हैं कि कोई भी वोटर का नाम कटे ना, सबका लिस्ट में नाम चढ़े। तो अगर सही तरीका है, सही जगह है, तो वहाँ पर अच्छे तरीके से एसआईआर काम कर रहा है। लेकिन जहाँ फर्जी लोग घुसे ही हैं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में, तो फिर वहाँ पर तो भाई भगदड़ मचेगी ही। 70 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम कट रहे हैं। अब कुछ लोग जो हैं बीएलओ सुसाइड भी किए हुए हैं। ये संदिग्ध लोगों की जो मृत्यु हुई है वो भी जाँच का विषय है, और उस पर जाँच चल रही है कि क्या ये ज़्यादा एसआईआर के प्रेशर से ये मृत्यु हुई है इनकी, या फिर गवर्नमेंट का प्रेशर पड़ रहा था ये एसआईआर ढंग से ना करो, इस वजह से मृत्यु हुई है, या कहें कि इन्होंने सुसाइड किया है। इस पर भी जांच चल रही है। हालांकि विपक्ष इन बीएलओज की मृत्यु को लेकर के भी घेर रहा था सरकार को, चुनाव आयोग को, कि यहाँ पर ज़बरदस्ती मतलब डेडलाइन दे करके इतना काम कराया जा रहा है, ओवर वर्किंग कराया जा रहा है। लेकिन फिर लास्ट में चुनाव आयोग ने टाइम भी बढ़ाया था 7 दिन का, फिर उसके बाद एक्सटेंड किया गया जब टाइम, थोड़ा राहत भी मिली थी। खैर, ये सब विवाद चल रहा था। इसी बीच ये आया कि एसआईआर का लगभग 100% काम पूरा हो चुका है। 7.6 करोड़ वोटर रिकॉर्ड में से 99.6 डिजिटाइज हो चुके हैं, मतलब उनका काम हो चुका है, वो वोटर लिस्ट में चेक हो गए हैं या फिर चढ़ गए हैं नाम। अब प्रक्रिया है डिलीट करने की। तो अब डिलीट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और बताया जा रहा है 70 से लेकर 85 लाख तक वोटर की लिस्ट यहाँ पर वोटर लिस्ट से नाम कट सकते हैं। 70 से 85 लाख में कैसे कैसे होंगे इनका ब्रेकअप देखिए। इसमें से 23.7 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो डेड हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 19 लाख ऐसे हैं जो परमानेंटली जगह छोड़ चुके हैं, या कहें कि कहीं शिफ्ट हो चुके हैं। 10 लाख अनट्रेसेबल हैं, या लापता हो गए, या कहें कि भाग खड़े हुए हैं, अभी ये पता ही नहीं है कि कहाँ चले गए। 1.25 लाख ऐसे हैं जो डुप्लीकेट एंट्री हुई थी, और जब उनको गहन परीक्षण किया गया तो फिर वो फर्जी पाए गए। 28 से 30 लाख यही कहा जा रहा है कि ये खतरनाक हिस्सा है, और ये वो हिस्सा है जो आधार कार्ड भी अपना बनवा लिया है, वोटर आईडी भी बनवा लिया है, मतलब फर्जी आईडी बनवा लिया, लेकिन यहाँ की नागरिकता उसके पास नहीं है। तो हो सकता है एसआईआर से इनका पता भी ना चल पाए, इनका पता हो सकता है एनआरसी से लगाया जाए कि ये कौन है, या फिर ये कहाँ के हैं, असली इंडियन है कि नहीं है। क्योंकि एसआईआर से सब समझो एक ऊपर से फिल्टर किया जा रहा है ना। जैसे होता ना कि जब भी कोई चीज़ फिल्टर किया जाता है तो पहली बार तो बड़ा जो कंकड़ पत्थर होता है उसको निकालने के लिए बड़े जाल लगाए जाते हैं, तो वही वाला है। उसके बाद जब अच्छे से जाल लगाया जाएगा तब पता चलेगा कि जो एक वोटर है, एक व्यक्ति हैं, वो कहाँ पर है, वो किस देश के हैं, भारत के हैं भी कि नहीं है। तो अभी ये बढ़ भी सकता है, इसमें से ऐड भी हो सकता है, या इसमें से हो सकता है ना भी मिले कुछ। लेकिन कुल मिलाकर के 70 से 85 लाख तक जो है ये कटने की संभावना है, और इससे आप समझ सकते हो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा पश्चिम बंगाल की राजनीति में। ये वो वोटर थे जो या तो ममता बनर्जी को वोट देते थे, या तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको वोट देते थे, मतलब बीजेपी को तो वोट नहीं मिलता था इसका। अच्छा, इसी बीच चुनाव आयोग को यह भी पता चला कि भाई 2208 ऐसे बूथ हैं जो अमर हैं, अमर बूथ इन्हें कहा गया है। इसमें 23 साल में एक भी मौत नहीं हुई है, एक भी कोई माइग्रेट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ चुनाव आयोग ने एक तंज भी कसा है कि भाई ये कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं, बताओ हम लोग भी खाएं, हम लोग भी अमर हो जाएं। पिछले 23 सालों में यहाँ कोविड-19 महामारी जैसी भी आई, उसके बाद भी कितने लोग बूढ़े हुए होंगे, वृद्ध हुए होंगे, बीमारियाँ हुई होंगी, वो लोग सब जिंदा हैं, अभी तक किसी का भी यहाँ पर डेथ नहीं हुआ है। तो ये सारे जो अमर बूथ हैं इनको फिर से कहा गया है, जितने भी डीएम्स हैं ये फिर से इस पर जांच करें और अच्छे तरीके से यहाँ पर एसआईआर कराया जाए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। जब ये बात आई, जब चुनाव आयोग ने ये कहा, तो उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो अब धीरे धीरे पत्ते गायब होना शुरू हो गए हैं।
इस 2208 बूथों में भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु की बात आ रही है। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट भी एक्सपोज हो रही है पश्चिम बंगाल की, कि देखो कैसे ये दबाव बना रहे थे और बनाते बनाते 2200 से ज़्यादा बूथों पर ये दबाव बना ले गए थे अपने बीएलओ पर कि वहाँ पर जैसा है वैसा ही रहने दो, कोई नाम काटो मत। तो कुल मिलाकर के डीएम को ये आदेश दिए गए हैं कि जितने बीएलओज हैं वो क्या प्रक्रिया किए हैं उसको भी दोबारा से जांच किया जाए, क्रॉस एग्जामिन करने का यहाँ पर आदेश दिया गया है। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जो अगले साल होने वाला है। 2021 का चुनावी आंकड़ा पहले देखते हैं। 2021 में क्या हुआ था, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, उसको 48% वोट शेयर मिले थे, यानी 215 सीटें आई थी टोटल। और बीजेपी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी, 38% वोट शेयर इसके थे, लेकिन सीटें इसकी मात्र 77 आई थी। मतलब बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर बहुत कम अंतर था, बहुत कम मार्जिन से वहां पर जीता गया था, बहुत कम अंतर से बीजेपी हारी थी। 100+ सीटें ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन सिर्फ 5 से 10% था। 10% वोटर ही गायब हो रहे हैं अब टोटल, क्योंकि 70 लाख, आप सोचो 7.6 करोड़ है, उनमें से 70 से 80 लाख जब गायब हो रहे हैं तो मतलब 10% वोट गायब हो रहे हैं। अब वही 10% का जो अंतर था वो अंतर समझ लो गायब हो रहा है एक प्रकार से। तो मुकाबला कांटे का होने वाला है। और ये सब ज़्यादातर बॉर्डर एरिया के थे, वहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है वहाँ पर। तो लगभग 100 से ज़्यादा सीटों पर असर इसका पड़ने वाला है। बिहार में आपने देखा था कि बिहार में 68.6 लाख नाम कटे थे और टोटल अगर ओवरऑल हटा दिया जाए जोड़ने के बाद भी तो 65 लाख से ज़्यादा जो है नाम कटे गए थे। और इसके बाद नतीजा क्या हुआ आपके सामने था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ममता दीदी, लेकिन फिर भी इस बार जब ये झटका लगा है तो कहीं ना कहीं तो अच्छा एक चीज़ और, अब इसी बीच और एक झटका लगा है। ये अभी आपने देखा कि हुमायूं कबीर, इन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर के जब एक्शन शुरू किया, बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए फंड वगैरह इकट्ठा कराना शुरू किया 6 दिसंबर को, तो ममता बनर्जी ने इनको वहाँ से निकाल दिया पार्टी से। तो पार्टी से जब इनको निकाल दिया गया तो उससे मुस्लिम कम्युनिटी इनसे नाराज हो गई। उन्होंने खुल करके विरोध करना शुरू कर दिया ममता दीदी को कि भाई क्यों निकाल दिए हमारे लीडर को, हमारे नेता को, अब हम इसका रिएक्शन दिखाएंगे। तो हो सकता है मतलब कई मोर्चे से ममता दीदी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अब वो प्रयास कितना सफल होगा कितना नहीं ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ ममता दीदी कह रही हैं कि बंगाल छुओगे तो देश हिला दूंगी, खेला होबे। अमित शाह कह रहे हैं कि बंगाल हो या तमिलनाडु घुसपैठियों को निकाल कर रहेंगे। पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल नक्शा पूरी तरीके से बदल सकता है 2026 में। देखना होगा कि 16 दिसंबर को जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगी फाइनल में तो कितने लोग अब आते हैं हियरिंग में। हियरिंग में मतलब कि जिनका नाम कटा है उनको मौका दिया जाता है कुछ दिन का कि आओ और अपना क्लेम करो कि हाँ तुम यहाँ के नागरिक हो और तुम्हारा नाम होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा नाम कट गया है। वो मौका दिया जाता है। जैसे बिहार में दिया गया था, 65 लाख लोगों में सिर्फ 5 लोग क्लेम करने आए थे, 5 लोग 65 लाख में। तो आप समझ सकते हैं एसआईआर कितना बड़ा जो है ज़रूरी है कदम है चुनाव आयोग का। खैर इस वीडियो पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हुआ है ये चुनाव आयोग का एक अच्छा कदम था, बेहतर कदम था, या फिर ये एक महज चुनावी गणित था और चुनाव में वोट काटने के लिए यहाँ पर ऐसा किया गया, कदम उठाया गया विधानसभा चुनाव के ठीक पहले? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और जाते जाते ये 1 मिनट का आप वीडियो जरूर देखिए। अपनी ई बुक आई हुई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की वार्षिकांक, जो साल भर का कंटेंट होता है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इससे बेहतर ई बुक अगर अला करके आप दिखा दोगे तो ये ई बुक मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ये मेरा मतलब एटीट्यूड नहीं, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है इस अपने कंटेंट पर। आप इसका सैंपल देख सकते हो, हर एक टॉपिक कवर कराया गया है। आपने अगर कोई हमारी मंथली ई बुक ली होगी तो आप जानते होगे कि हमारा कंटेंट किसी लेवल का रहता है। आप देख सकते हो थोड़ा कुछ मैं इमेज ला करके बीच में दिखाया हुआ हूँ। लोकसभा चुनाव हो, बिहार का विधानसभा चुनाव हो, भारत के सभी राज्यों का स्टैटिक जानकारियाँ हो मैप वाइज, या फिर बजट हो जियोग्राफिकल के माध्यम से इन्फोग्राफिक, चार्ट्स, टेबल, मैप, ये सब यूज करके आपके लिए ई बुक तैयार की जाती है। ये ई बुक पूरे वर्ष भर का, साल भर का कंटेंट मात्र आपको 99 में मिल रहा है और ये आपको मिल रहा है MZT ऐप पर। फटाफट से जाइए MZT ऐप पर और ई बुक सेक्शन में जाकर इसको परचेज कीजिए। अगर मान लीजिए आप एंड्रॉयड यूज़र नहीं हो, iOS यूज़र हो या लैपटॉप विंडोज यूज़र हो तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, आपके पास ई बुक भेज दी जाएगी UPI पेमेंट के बाद। 7235939467 इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो UPI के जरिए भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।